नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है। 6 मार्च को पीएम का उत्तरकाशी का दौरा होगा। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। हर्षिल में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। धार्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो आपको बता दें, पीएम मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है, जहां वो धार्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही हर्षिल में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता दें, पीएम मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है, जहां वो शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम के तहत वहां पहुंचेंगे। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में दर्शन और पूजा करेंगे। फिर आपको बता दें, हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। ये दौरा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। वहीं बता दें कि कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मुखबा व्यू पॉइंट से ही हिमालय के दर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही वो हर्षिल पहुंचकर विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जहां बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम भाग में हर्षिल में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपेंद्र एसवाल जो है वो जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, पीएम मोदी का कल उत्तरकाशी दौरा है, कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये पीएम मोदी का दौरा? जी प्रज्ञा जी, मैं आपको बता दूं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो कल यहाँ पे गंगोत्री जो मुखवा जो जहाँ माँ गंगा की जो डोली रहती है, यहाँ पे कल पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर पहुंच के जो उत्तरकाशी के जो लोग हैं या उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे जो मुखवा जहाँ माँ गंगा की जो डोली रहती है, यहाँ पे जी, तो आपको बता दें, धार्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें, इस समारोह में पीएम मोदी जो है वो शामिल होंगे। हर्षिल में आयोजित समारोह रखा गया। इस समारोह में जो पीएम मोदी हैं वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें, 6 मार्च यानी कल पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सीएम धामी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चमोली के गोविंद घाट में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, हादसे में गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जाने वाला मुख्य पुल जो है वो पत्थर टूटने से गिर गया। वहीं पत्थर टूटने से ये पुल जो है वो गिर गया है, जिसमें अभी तक पुलना, घांगरिया, म्यूडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जो है आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। तो चमोली के गोविंद घाट में ये बड़ा हादसा हुआ है। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल जो है वो टूट गया है। आवाजाही जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। तो हेमकुंड साहिब जाने वाला ये पुल टूट गया है। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल जो है वो टूट गया है। आवाजाही जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। तो आवाजाही जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। चमोली में फिर एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब उसके बाद एक बार फिर हेमकुंड साहिब जाने वाला जो पुल है वो पत्थर गिरने की वजह से टूट गया है। तो चमोली में एक बड़ा हादसा एक बार फिर से देखने को मिला है। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल जो है वो टूट गया है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक सहाय जो है वो जुड़ चुके हैं चमोली से। दीपक, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है? चमोली में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। जी प्रज्ञा, जिस प्रकार से चमोली जनपद की बात की जाए तो आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास जो हेमकुंड जाने वाला मुख्य मार्ग है जो कि गोविंद घाट के पास स्थित है, यहाँ पर एक पहाड़ी है जो पहाड़ी से एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ा बोल्डर गिरने से यहाँ पर जो गोविंद घाट मुख्य मार्ग है, मुख्य पुल है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक पहाड़ी का एक बहुत बड़ा भाग यहाँ पर गिरा था, जिस कारण की पूरे का पूरा जो गोविंद घाट हो गया, फूलों की घाटी होगी, घांगरिया है आदि जो सिखों के पवित्र स्थल है हेमकुंड, उसको जाने वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दीपक, अगर बात की जाए, क्या किसी के हताहत होने की भी सूचना सामने आ रही है? जी, जिस प्रकार से बात करी जाए आजकल वर्तमान में ये कपाट पूरी तरह से बंधे हुए रहते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी आवाजाही नहीं रहती है। केवल जो गुरुद्वारा यहाँ पर सड़क किनारे मौजूद है उसमें कुछ लोग रहते हैं, वो भी काफी दूर इस पुल से दूर ही है। ऐसे में इस पुल में किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं है, जिस कारण की एक बड़ा हादसा होने के से टल गया। जी दीपक, अगर बात की जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी चमोली में हिमस्खलन हुआ था, जिसको लेकर लगातार सीएम धामी भी बैठक कर रहे थे और 8 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में अब चमोली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की है? जी प्रज्ञा, जिस प्रकार से बात की जाए तो चमोली में कुछ ही दिन पहले एक बड़ा एलान जाने से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसके बाद से चमोली जनपद में पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हालांकि आज के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही चटक धूप खिली हुई है। ऐसे में अचानक हुआ ये हादसा कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है और एक कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो हेमकुंड यात्रा भी संचालित होनी है, उसके लिए भी एक गुरुद्वारा ट्रस्ट और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो गया, क्योंकि हम मुख्य मार्ग है गोविंद घाट में यहाँ से हेमकुंड यात्रा, फूलों की घाटी, घांगरिया आदि पड़ावों के लिए यहाँ पर हर साल दीपक, क्योंकि हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आवाजाही बंद हो गई है, तो पर्यटकों की क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई पर्यटक जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं? प्रज्ञा, जिस प्रकार से बात की जाए तो वर्तमान में आजकल शीतकाल में यहाँ पर कपाट पूरी तरह से बंद रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से बंद रहती है। इस कारण यहाँ पर ये जो हादसा है, इस कारण किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अगर इस दौरान अगर कोई यात्रा रहती तो जरूर जो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होने का खतरा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शाह इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है नेताओं के बीच। जुबानी जंग के बाद ये चर्चा जो है वो काफी तेज मानी जा रही है। धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 कुर्सी जो है वो खाली है। लंबे समय से प्रस्तावित है ये कैबिनेट विस्तार। तो आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चा है वो तेज हो गई है। धामी सरकार के कैबिनेट में 4 मंत्रियों की कुर्सी जो है अभी तक खाली है। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक उन कुर्सियों को फुल नहीं किया गया है। अब इसी बीच एक बार फिर से ये जो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा जो है वो काफी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में जल्द ही कैबिनेट विस्तार जो है हो सकते हैं, जहां 4 मंत्रियों के पद पहले से जो खाली चल रहे हैं उन्हें भरा जा सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि होली के बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। चर्चा ये भी है कि एक मंत्री को पद से भी हटाया जा सकता है, तो साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल जो है वो की जा सकती है। फेरबदल की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से धामी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि होली के बाद ये विस्तार जो है हो सकता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? कब तक ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से प्रदेश में इस समय बयानबाजियां चल रही है, नेता आरोप लगाने का काम यहां पर कर रहे हैं, विपक्षी दल जिस प्रकार से सत्ताधारी दल पर शिकंजा कसते नजर आ रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो कैबिनेट विस्तार की चर्चा है और तेज यहां पर होने लगी है। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव है और उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि जल्द ही सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग यहाँ पर हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा यहाँ पर हो रही है, क्योंकि धामी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें 4 कैबिनेट मंत्रियों के पद यहाँ पर रिक्त हैं। ऐसे में उन मंत्री पद रिक्त जो मंत्री पद हैं उस पर नए चेहरों को भरने की कवायद यहाँ पर हो रही है। मांग उसकी लगातार उठ रही है और पार्टी संगठन इस बात की ओर सरकार पर दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर किया जाए, ताकि सरकार के जो मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद हैं वो भी भरे जा सके। सरकार को विकास की योजनाओं में, विकास के कामों में मुख्यमंत्री को एक हेल्पिंग हैंड और यहाँ पर मिल सके, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। संभावना यही है कि आगामी दिनों में, यानी कहा जा सकता है कि होली के बाद इस तरह की संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा उठ रही है। पार्टी के भीतर की जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की बातचीत यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हवाएं भी कुछ इस बात पर इशारा कर रही है। और जो पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ यहाँ पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा था, ये आक्रोश अभी तक पूरे प्रदेश में शांत नहीं हुआ, बल्कि रोजाना कैबिनेट मंत्री के विरोध के रूप में चाहे सामाजिक संगठन हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल हो, वो उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार को ऐसे मंत्रियों को हटाना चाहिए। दूसरे जो विधायक हैं, दूसरे जो युवा चेहरे हैं, उनको कैबिनेट में लाने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, ताकि उत्तराखंड को कौन कौन जो है वो मंत्री बन सकते हैं, किनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी पुराने मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें जो वर्तमान में इस समय है, उसमें 4 मंत्रिमंडल 4 पद तो रिक्त हैं, लेकिन जो मंत्री इस समय काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आक्रोश इस समय या सबसे ज़्यादा विरोध मंत्रिमंडल में अगर किसी का देखने को मिल रहा है, तो फिर वो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको बदलने की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। इसके अलावा कृषि मंत्री गणेश जोशी को लेकर भी चर्चाएँ यहाँ पर चल रही है कि उनको भी यहाँ पर रिसफल किया जा सकता है। और 3 ये कह सकते हैं कि 2 जो नए चेहरे यहाँ पर हो सकते हैं, उसमें पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, उन 2 नए चेहरों में कौन कौन यहाँ पर हो सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ बड़े मंत्री, चाहे आप सुबोध उनियाल कहें, रेखा आर्य कहें या फिर धन सिंह रावत कहें, इनके विभागों में भी फेरबदल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से माहौल इस समय बन रहा है, जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी यहाँ पर किया जा सकता है। जी अभय, अगर बात की जाए कितने मंत्री पद जो है वो खाली हैं और किन चेहरों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इस वक्त दी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को मिला के जो पूरा मंत्रिमंडल होता है वो 12 पद यहाँ पर होते हैं। 4 पद इस समय रिक्त चल रहे हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सहित इस समय सिर्फ 8 मंत्री पद यहाँ पर है, जो वर्तमान में जिनके सहारे पूरी सरकार यहाँ पर चल रही है। उन चारों में भी ये कह सकते हैं कि एक मंत्री पद जो पिछले दिनों दिवंगत जो मंत्री रहे चंदन रामदास, उनके आकस्मिक मृत्यु के बाद से खाली हुआ था। 3 पहले से ही यहाँ पर रिक्त चल रहे थे। और जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि धामी सरकार इस समय चल रही है, तो ऐसे में अब जरूरत है कि जो पार्टी के जो ऊर्जावान विधायक हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको मंत्रिमंडल में यहाँ पर शामिल किया जा सके, ताकि जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो भी कैबिनेट में पूरी तरह से स्थापित हो सके और सरकार को विकास के कार्यों में एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत भी यहाँ पर मिल सके। तो ये कह सकते हैं कि 4 जो रिक्त मंत्रिमंडल के जो 4 पद रिक्त हैं, उन पर जल्द ही नए मंत्रियों के आने की उम्मीद यहाँ पर है। कुछ जो पुराने जो मंत्री है, उनके विभागों में फेरबदल की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि किन मंत्रियों को क्या कुछ पद मिल सकते हैं और नए मंत्रियों में किनका चेहरा जो है वो सामने आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अब इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं। 4 मंत्री पद जो है वो खाली हैं, जिसकी चर्चाएं जो है वो काफी तेज चल रही हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में एक बार फिर
जल्द कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। बता दें कि धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं हाल ही में हुई कुछ बयानबाजी को इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं और क्षेत्रवाद की राजनीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा, निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभावनाएं हैं, जिसमें अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार को लेकर ये सुगबुगाहट जो है वो काफी तेज होती जा रही है। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। आपको बता दें, 4 कुर्सियां जो हैं खाली हैं, इनको भरने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। मंत्रियों के विभागों में भी बड़ा फेरबदल जो है वो हो सकता है। मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। धामी सरकार की एक और बड़ी सौगात, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा। ए और बी ग्रेड के कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें, वित्त सचिव दिपिल जावलकर ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक योजना जो प्रभावी रहेगी। तो आपको बता दें, धामी सरकार की एक और बड़ी सौगात जो है वो देखने को मिली है। सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की जो है वो सुविधा मिलेगी। ए और बी ग्रेड के कर्मचारियों को ये सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें, वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किए हैं। 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी तक ये योजना जो है वो प्रभावी रहेगी। तो सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा जो है उसकी सुविधा दी जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड कार्यक्रम को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री देवभूमि से कितना लगाव रखते हैं, यहां वो बजट में ही देखने को मिल चुका है, जिसमें उत्तराखंड के हिस्से में कुछ नहीं आया। प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड जैसे मामले पर खामोश हो जाते हैं, जो महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत उत्तराखंड आते हैं, जिसका उत्तराखंड को कभी कोई लाभ नहीं मिलता। तो आपको बता दें, एक बार फिर से पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहा है। पीएम जहां अपने दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार उन पे हमलावर करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इसी मामले को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि पीएम मोदी जो हैं वो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत उत्तराखंड आते हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस का ये तंज जो है वो देखने को मिला है। बजट में उत्तराखंड के हिस्से में कुछ नहीं आया, इस तरह की बयानबाजी जो है कांग्रेस की तरफ से आ रही है। पीएम अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत आते हैं। और हर बार जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव सामने होता है, प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो उत्तराखंड से बढ़ जाता है, लेकिन जब बजट आता है तो ये लगाव नज़र नहीं आता। डबल इंजन की सरकार है, 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश को जो है ग्रीन बोनस नहीं मिला। ये दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस देवभूमि को लेकर के कितने जो है सीरियस रहे हैं अब तक की। आप हमेशा देवभूमि में आते हैं पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र नहीं करते, आप माफ़ी मांगने का कार्य नहीं करते इस देवभूमि की महिलाओं से जिन्होंने अपनी शहादत देके इस प्रदेश को जो है बनाने का कार्य किया। तो मुझे लगता है मोदी जी महज सिर्फ एक पर्यटन के लिए और एक राजनीतिक इवेंट के लिए देवभूमि आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको जो है ये कह। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड चुनाव में जहां कांग्रेस को लगातार कड़ी शिकस्त मिलती रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करते हुए मिथ्या को तोड़ने का काम किया है। लगातार मिल रही करारी हार के बाद जहां कांग्रेस हार की वजह को जानने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह
साजवान ने इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को इसका जिम्मेवार माना है। आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट कहा है, लगातार चुनाव हारने के पीछे का कारण हम लोग हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ये निश्चित है, स्वाभाविक भी है कि एक चुनाव हारे। कारण मैं नहीं बता रहा हूं कि किन कारणों से हारे, कारण भी हम ही लोगों में से है, कारण भी हम ही हैं, कार्यकर्ता कोई कारण नहीं है। हम लोग जो अपने को नेता कहते हैं वही कारण है, और जिन कारणों से भी कांग्रेस लगातार हारती रही है तो कार्यकर्ता का डिमोलाइज होना स्वाभाविक है। और हम तो सलाम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को जो आज भी इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर ऋषिकेश से है, जहां एसडीआरएफ ने संकरी गली में फंसी गाय को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई है। बता दें कि स्थानीय लोगों और नगर पालिका कर्मियों ने कई प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी गाय को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया। वहीं कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के प्रयासों के बाद टीम ने गाय को संकरी गली से सुरक्षित बाहर निकाला और एसडीआरएफ ने गाय को ये बचाया है। कड़ी मशक्कत के बाद बचाई गई है। उसके बाद एसडीआरएफ ने गाय को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो लगातार एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद गाय को जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। संकरी गली में जो गाय है वो फंसी हुई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार को एआईजी P&M से डीआईजी पीएससी बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए धीरेन्द्र गुंज्याल को एडीजी कारागार से डीआईजी अपराध और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात की जाए रचिता जुएल को तो उन्हें पुलिस मुख्यालय से एसपी सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड नियुक्त किया गया है। जितेंद्र मेहरा को यातायात हरिद्वार और निहारिका तोमर को एएसपी अपराध यातायात उधम सिंह नगर बनाया गया है। तो आपको बता दें, प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस जो है वो देखने को मिला है। 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। धीरेन्द्र गुज्जाल को डीआईजी पीएससी बनाया गया है। इसके अलावा और भी जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। धीरेन्द्र गुज्जाल को डीआईजी पीएससी बनाया गया है। इसके अलावा कई और अधिकारी हैं जिन्हें उधम सिंह नगर एसपी का यातायात बनाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कोटद्वार थाने में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पीस कमेटी की ओर से बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, इस बैठक में होटल व्यवसायी और व्यापार मंडल के अधिकारी जो हैं वो शामिल हुए। वहीं बैठक में एएसपी और सीओ के समक्ष कई मुद्दे भी रखे गए, जिसमें सत्यापन सबसे अहम रहा। मीटिंग में सत्यापन, खनन की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली, गाड़ियों की पार्किंग, इस सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि सत्यापन हर रविवार को किया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सप्ताह में 2 बार सत्यापन अभियान चलाए जाने की मांग की गई है। व्यापारियों ने साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर भी बातचीत की। तो त्योहारों को लेकर ये पीस कमेटी की बैठक जो है वो की। आज होली और रमजान को देखते हुए जो आगामी हमारे कुछ दिनों में त्योहार पड़ने वाले हैं, तो इनको लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई और व्यापार मंडल, होटल व्यवसायियों के साथ पुलिस के द्वारा बैठक की गई। और हम लोगों ने आपस में इस बात को लेकर के त्योहार सकुशल संपन्न हो जाएं। तो व्यापारियों से इस बात की अपील की है कि एक तो वेरिफिकेशन, सत्यापन प्रॉपर करेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं रखेंगे, और दूसरा जो रंग हैं वो होली के रंग वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे कलर के, अच्छे क्वालिटी के हों, ताकि उससे किसी को नुकसान ना हो।
और एक पीस कमेटी की बैठक में ये भी बात कही गई कि जबरदस्ती किसी के साथ कोई रंग नहीं लगाएंगे और सभी की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे और किसी भी तरह की कोई अभद्रता या बदतमीजी नहीं होगी। नशे को लेकर होली न खेलें, कोई हुड़दंग न बचाएं और कोई स्टंट बाइकिंग या कोई इस तरह की कोई घटना अगर कोई करता है, कोई युवा या कोई भी, तो उनके विरुद्ध जो है पुलिस तत्पर कार्रवाई करेगी। जो भी हमारे ऐसे स्थल हैं जहां पर होली का दहन होगा वो प्रॉपर उन्हीं स्थानों पर होगा और वहां पर पुलिस बल नियुक्त रहेगा। इसके साथ ही हमने फायर टेंडर और तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।